नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। कई लोग ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, उनका तो ये कहना है कि वन नेशन 1000 इलेक्शन, वन नेशन 20 इलेक्शन, फर्क क्या पड़ता है, वन नेशन हो 20 इलेक्शन हो जाए या एक इलेक्शन हो, इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी बयान दिए जा रहे हैं। जबकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि देश की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर सही मायने में देश की तरक्की चाहते हैं तो ये जो 6-6 महीने में चुनाव होता है और उसकी वजह ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती है जिसमें फ्री में कुछ भी दे दिया, उससे देश के डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि 6-6 महीने बाद इलेक्शन होने की वजह से जो पॉलिसीज बनते हैं वो डेवलपमेंट टुवर्ड्स ना होकर के उन पॉलिसीज का फोकस कैसे इलेक्शन को जीतना है वो होता है। सच्चाई क्या है, कितना इंपैक्ट होगा वन नेशन वन इलेक्शन से, आइए इस पूरे विषय को समझते हैं। और जो ये पार्लियामेंट का सेशन 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक के लिए अचानक बुलाया गया है, क्या इसमें वास्तव में एक हंगामा होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? क्या मोदी गवर्नमेंट सच में वन नेशन वन इलेक्शन करवाने वाली है और 2024 में पूरे देश में सभी विधानसभा में एक साथ चुनाव होगा और फिर से नए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे इस बात को। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जैसे ही गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया, ये बताया और ट्वीट करके बताया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि 18 तारीख से लेकर के 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में पार्लियामेंट का अर्जेंट सेशन बुलाया गया है। जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, जैसे ये ट्वीट सामने आया, उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हुआ है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी फॉर्म कर दी। कमेटी जो फॉर्म की गई, वो जो कमेटी फॉर्म की गई, इसमें ये मेंबर्स हैं, आप देख रहे होंगे। और कमेटी में जो कमेटी हेड कर रहे हैं वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि इसको हेड कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी और एनके सिंह, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। लेकिन आप एक नाम जरूर जानते होंगे, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जी ने इस कमेटी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। उनका रीजन जो उन्होंने दिया कि सरकार ने जो कमेटी बनाए केवल फॉर्मेलिटी है, इस कमेटी का कोई पर्पस नहीं है, और ऐसा कह करके इन्होंने कमेटी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये कमेटी काम कर रही है, अभी भी ये कमेटी काम कर रही है और ये देखना है कि इस कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है। जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत ही जल्दी इन्होंने जो लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक भी कर ली है और कमेटी अपना काम कर रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना भी है देश में, तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक साथ सभी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराएंगे। ये मीनिंग है वन नेशन वन इलेक्शन का। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यह भी जानना चाहिए कि क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हुआ है। तो आपको मैं ये बता दूं, जो पहला चुनाव जो आजादी के बाद से हुआ वो 1951 और 52 में हुआ था। 1951 और 52 में भी जो चुनाव हुआ था, जिस वक्त ईवीएम नहीं था, जिस वक्त इतने संसाधन नहीं थे, उस वक्त पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ था विधानसभा और लोकसभा का, और वो कंटिन्यू रहा अगले 3 चुनावों तक, 1957, 1962 और 1967 तक, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1967 के बाद से राजनीतिक अस्थिरता आ गई, विधानसभा जल्दी भंग होने लगे, लोकसभा भी भंग होने लगा, जिसकी वजह से ये जो साइकिल था वो बिगड़ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। देखिए, टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नीड्स टू बी सिंक्रोनाइज्ड कैसे होंगे? पंजाब में जो अभी चुनाव हुआ है उसका जो टर्म है
वो 2022 से 2027 तक है। हरियाणा में 2019 से 24 तक है। महाराष्ट्र में 2019 से 24 तक है। बिहार में 2020 से 2025 तक, दिल्ली में 2020 से 2025 तक है। गुजरात जो है वो 2022 से 2027 तक है। ये मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल स्टेट्स के दिए हैं कि जो स्टेट जैसे पंजाब हो गया, ये 2027 तक टर्म है। गुजरात हो गया, गुजरात का भी जो टर्म है वो 2027 तक है। तो इनको पहले अगर 2024 में ये एक साथ कराना है तो इनको डिसॉल्व करना होगा और फिर से चुनाव करवाने होंगे वहां पे। अब इसके लिए देखना है कि कितने सारे स्टेट्स हैं वो रेडी होते हैं, क्या संसद को यह अधिकार है कि वो कर सकती है स्टेट के कंसेंट के बगैर, वो आगे देखेंगे। और सोल्यूशन यही है कि अगर करना ही है तो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करें, लोकसभा ऑलरेडी डिसॉल्व होगा 2024 में और साथ में इलेक्शन करा दिया जाए। अब इसको अगर करना हुआ तो हमें क्या संविधान में अमेंडमेंट, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अमेंडमेंट नहीं करोगे तो आप इसको नहीं कर सकते हो। तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर सरकार ऐसा करना चाहती भी है तो उसको अमेंडमेंट करना क्या पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार के पास में यह पूरा राइट है कि वो संशोधन कर सकती है। सबसे पहला जो उसको संशोधन संविधान में करना होगा वो करना होगा आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 ये कहता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा कि अगर अर्ली डिसॉल्व होता है तो क्या किया जाएगा। आर्टिकल 85 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, इसके अंदर भी आपको संशोधन करना पड़ेगा कि कब डिसॉल्व किया जा सकता है। आर्टिकल 1 to 7 है, 1 to 7 में भी जो है संशोधन करना पड़ेगा कि टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग। तो ये भी करना होगा कि इसमें भी संशोधन करके जो संसद है उसको फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि अर्ली उसको डिसॉल्व किया जा सके। आर्टिकल 174 में भी संशोधन करना पड़ेगा, एम्पावर्स गवर्नर ऑफ द स्टेट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस समय गवर्नर तो नहीं कर रहे, इस समय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा होने वाला है, तो वो भी आर्टिकल के अंदर अमेंड करना होगा। आर्टिकल 356 है, 356 जो राज्य में अगर किसी तरीके से जो है पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाए और शासन नहीं चल पा रहा है तो इमरजेंसी लगाया जाता है, गवर्नर रूल लगाया जाता है। तो इसमें भी संशोधन सरकार को करना पड़ सकता है। मोटे तौर से ये जो बता रहे हैं ये 5 आर्टिकल है जिसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन संशोधन करने के लिए सरकार को चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी होगा, दोनों हाउसेज में होगा, तभी जाकर के वो ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जितने भी विधानसभा हैं, ये इस पे भी एक क्वेश्चन है, जितने विधानसभा है उसमें से आधे विधानसभा का भी कंसेंट होना जरूरी है। तो ये देखना है कि इस पे सरकार ने क्या अपनी तैयारी करी है और किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर ऐसा होता है तो ये पूरा हिंदुस्तान, पूरे इंडिया, जिस तरीके से कभी जीएसटी आया, 370 आया, राम मंदिर, ये ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। तो देखना यह है कि अगर इतना बड़ा चेंज आता है तो निश्चित रूप से इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा होता है तो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, दोनों समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो यह बताया जा रहा है कि इससे जो इलेक्शन होता है ना, बार बार हर 6 महीने बाद इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करने के लिए जाते हैं, पूरी मशीनरी कैंपेन के लिए लग जाती है, स्टेट गवर्नमेंट विपक्ष सभी लोग कैंपेन करते हैं, हर 6 महीने बाद होता है। तो अगर 6 महीने के समय में से 3 महीना इलेक्शन में ही दिमाग लग रहा है और बाकी के 3 महीना आप डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो इलेक्शन का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और सरकार के पास समय होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो दूसरा है कि एनहांस वोटर पार्टिसिपेशन। जब इतने बड़े लेवल पे चुनाव होगा तो वोटर्स में भी एक जागरूकता होगी और उनमें भी एक एक्साइटमेंट होगा, तो वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन। जब बार बार इलेक्शन के फ्रीक्वेंसी को हम रोकेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी
तो डेवलपमेंट होगा, कोई बार्गेनिंग नहीं होगा और उसमें डेवलपमेंट ही फोकस होगा, ऐसा मानना है लोगों का। और चौथा जो है, जो एक बेनिफिट बताया जा रहा है, एडवांटेज बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट वुड बी एबल टू फोकस ऑन गवर्नेंस, जो कि मैं अभी शुरू में कह रहा था कि गवर्नमेंट गवर्नेंस के ऊपर जो है ज्यादा फोकस होगी, ना कि चुनावों के ऊपर। डिसएडवांटेज में भी कुछ पॉइंट्स कहे जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिना इसके किए हुए नहीं हो पाएगा। हालांकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये अमेंडमेंट अगर कर दिया जाए तो कोई बहुत आफत आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन वुड नीड टू परचेज एडिशनल वोटिंग मशीन। अब देखिए डिसएडवांटेज में बताया जा रहा है, तो वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज डेफिनेटली करना पड़ेगा, उसका भी एक कॉस्ट है। इसको लोग दलीलों में कह रहे हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है, तो ये समझना है, जनता को, आपको डिसाइड करना है कि ये डिसएडवांटेज है भी या नहीं है। और एक और जो डिसएडवांटेज बताया जा रहा है कि इलेक्शंस कुड डिस्टरप्ट गवर्नेंस इन सम स्टेट्स। अब ऐसा है कि जब आप इतने बड़े लेवल पे आप चुनाव करवा रहे हैं, तो और एक ही बार करवा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ स्टेट्स के अंदर तो ऐसे सिचुएशन होते हैं जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, तो सभी, चूंकि पूरे देश में एक ही साथ चुनाव हो रहा है, तो उन स्टेट्स के अंदर जहां क्रिटिकल सिचुएशन है, इलेक्शन करवाने में मुश्किल हो सकता है, ये एक बात कही जा रही है। और एक लास्ट पॉइंट भी कहा जा रहा है कि अनफेयरनेस टू रीजनल पार्टीज, यानी कि जब आप लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के एक साथ चुनाव करेंगे, तो लोग जो है ज्यादा प्रेफरेंस जो देंगे वो नेशनल पार्टीज को देंगे। बीजेपी कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता है, रीजनल पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, ऐसी भी दलीलें दी जा रही है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, आपको अगर समझ आएगा, आपकी राय कई बार ऐसी होती है कि अगर आपने राय दिया और उस राय में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो दूसरों के बहुत काम आ सकता है। जरूर कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.